मैं तो बहुत दिनों से इस बात पर सोच रहा था जी जब कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। जी। हम उसके पहले ही सोचते थे हाँ कि हाँ जब इन लोगों ने संविधान बदलने की और संविधान के हमारे समुदाय के हित के जो आर्टिकल्स है उसको बदलने की काम चालू कर दिया, हाँ हाँ। तब हमको लगा कि ये हमारे ही जूते से हमको पीटेंगे। आती है हम्म स्पष्टता के साथ में कहूं हम्म तो चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, नैतिक व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, हम्म पर वो यदि अम्बेडकरवादी हो तो समाज परिवर्तन के दायरे में काम करेगा। वो यदि गांधीवादी है तो फिर मनुवादी को बढ़ावा देने का काम करेगा। हमने ये सारी चीजें देखे। सर, आपने गांधी की बात की जो है, हाँ। गांधी की बात की, गांधी जी के विचार हमेशा बदलते रहे। शुरू में जरूर वो रूढ़िवादी रहे हैं, लेकिन जीवन के अंतिम स्टेज पर जब वो गए थे तो काफी उनमें तुलना में ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। आज का जो परिदृश्य जो हम जो देख रहे हैं उसमें जो है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गांधी जी भी जो है एक तरह से अहिंसा के पक्षधर भी थे। भले वो स्टार्टिंग में नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली इस बात को स्वीकार किया था। तो इसलिए हमें मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे जो प्रमुख नेता थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन सबको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी ने, अगर आप जो बोलते हो बात सही है, तो शुरुआती दौर में नहीं समझा, मरने के कुछ समय पहले समझने की कोशिश करी, समझे वो। लेकिन तब तक तो बहुत बड़ा करना चाहिए रे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तो बिल्कुल होगा। बाबा साहब ने बोला तुमको एजुकेट हो, लोगों ने लगा नहीं हम एजुकेशन लेके बाबा साहब ने बोला ना, तब हमारा समाज का कल्याण होगा। हम आज देख रहे हैं बाबा साहब ने बोला कि तुमको ये छुआछूत छोड़नी पड़ेगी, अंधश्रद्धा छोड़नी पड़ेगी, हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो छोड़ा। पर ये जो आज की तारीख में हम जो देखते हैं, को एजुकेशन की वजह से और शिक्षा के डेवलपमेंट की वजह से और नौकरी की वजह से हमारी तरक्की तो हुई, हम अपने आप को आइसोलेट कर दी। जिस समाज के बीच में बाबा साहब जाने के लिए बोला उस समाज के बीच में हम नहीं गए, तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि हमारे ही बीच में दो क्लास पैदा हो गए। हमारे बीच में दो क्लास पैदा हो गए। एक सुशिक्षित लोगों का, नौकरी करने वाले लोगों का, वो आइसोलेशन में चले गए, अपने बच्चों को भी उसी इसमें लेके आ गए। तो क्या उसमें ये जो वर्ग है जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या उनका नुकसान नहीं होगा? ये सरेंडर करेंगे। अच्छा, मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि इनमें संघर्ष का जज्बा अभी रहा नहीं, खुद में ही खो गए, अपने बच्चों को भी आइसोलेशन में डाल के वो कर दिया इन लोगों ने। तो जब अगर जो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति रहे तो एक वर्ग संघर्ष होने की संभावना है, और उस वर्ग संघर्ष में लड़ना पड़ेगा। तो ये तो इन्होंने संघर्ष खो दिया है, दिमाग से भी और बाकी चीजों से भी। तो सबसे ज्यादा परेशान ये होंगे तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। ये तो बहुत गहरा करके हमारी जो पूर्वजों की, जैसे नागवंशी सर हैं, है ना, हम माना जाता है कि हम नागवंशियों के वंशज हैं, है ना। और ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा जो विरोध किया, सबसे ज्यादा जो विरोध किया, ये इसी समुदाय ने किया। बिल्कुल। तो ये हमारी संस्कृति रही है। तो हमारी संस्कृति को तोड़ने का ये प्रयास है। बिल्कुल, और हम ही तोड़ रहे हैं, दिक्कत हम ही तोड़ रहे हैं, दिक्कत ये है। आज भी आप देखेंगे कि शासन व्यवस्था में जो लोग जो है, कानून मंत्री हमारे दलित समुदाय से आते हैं, है ना, राष्ट्रपति हमारे दलित समुदाय से आते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति दलित समुदाय से आते हैं, ये सारे लोगों के संरक्षण में ही ये सारी गतिविधियां, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और हम हमारी जागृति दी, जो लोग ठीक है वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो लोग पहुंच गए वो भी उदासीन बने हुए। ये गंभीर समस्या हमारे देश में दिखाई देती है। मैं तो बहुत दिनों से इस बात पर सोच रहा था जी, जब कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया जी, हम उसके पहले ही सोचते थे कि जब इन लोगों ने संविधान बदलने की और संविधान के हमारे समुदाय के हित के जो आर्टिकल्स है उसको बदलने की काम चालू कर दिया, तब हमको लगा कि ये हमारे ही जूते से हमको पीटेंगे। जी जी, है ना। तो इसलिए राष्ट्रपति हमको पंचशील दिलवाया, जो एक हमारी नैतिकता का सिद्धांत है। जी जी जी। और हमारे बुद्धिस्ट कल्चर में हमारे जितने भी रिचुअल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम पंचशीलों का और त्रिशरण का उपयोग करते हैं। या हमारे जो भी धम्माचार्य है, बुद्धाचार्य है, वो हमको कराते हैं। लेकिन अभी तक के वो हमारे आचरण में नहीं आ पाया, हमारे आचरण में नहीं आ पाया। सर, इसी नोट पे आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले संविधान बना करके फिर वो जो बुद्ध के जो मूल तत्व थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, उसको राजनीतिक सल से या संविधान के द्वारा हल करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर अगर उनको सफलता नहीं मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इन मूल्यों को जो है बुद्ध के जो धम्म है ना, उसके माध्यम से इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने की कोशिश की। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी।
नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। शिक्षा किसी भी समाज का मूल आधार है। भारत में पिछले 30-40 सालों से शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है। आज़ादी के समय हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे कि हम भारत को प्रगतिशील और आधुनिक राष्ट्र बनाएंगे, समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति और रूढ़िवादी सोच को, यथावस्थितिवादी सोच को छोड़ेंगे, लेकिन हम यह नहीं कर पाए। पिछले 30 सालों में शिक्षा व्यवस्था केवल सूचना तंत्र बनकर रह गई है। शिक्षा का जो मूलभूत काम समाज के सदस्यों का सामाजिकरण करना है, समाज में गतिशीलता लाना है और नई जनरेशन में बदलाव लाने का काम हम नहीं कर पाए। इसका उल्टा हम वापस पुरातन काल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के बजाय साम, दाम, दंड, भेद और इंद्रजाल की नीतियों को प्रोत्साहन देने लगे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा मूल्यों को अपनी निजी जिंदगी में जगह नहीं दे पा रहे हैं और न ही हम इसके महत्व को समझ पाए हैं, जिसकी वजह से बहुजनों की सांस्कृतिक विरासत खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जिम्मेदारी बहुजन समाज को, खास करके बौद्ध समाज पर डाली थी। यह समाज कहीं न कहीं उदासीन हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो बौद्ध समाज से ही आते हैं, जो लंबे समय से इन मसलों पर एक्टिव हैं, समाज को मार्गदर्शन करते हैं और समाज की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। आज हम इसी मसले पर उन दो खास मेहमानों से बात करने जा रहे हैं। आप दोनों से निवेदन है कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। मैं जीडी राउत जी, बेसिकली महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ जी, पर छत्तीसगढ़ में 1983 में जी, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगी और तब से मैं इधर ही हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में अलग अलग जगह पर काम करते हुए मैंने मैनेजर के पद से 2019 में रिटायरमेंट हुआ है और तब से समाज के विभिन्न गतिविधियों में पहले से ही रहा है। अभी जैसे समय मिलता उस तरीके से जी काम कर रहा हूँ। जी जी सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर HR नागवंशी जी, बालाघाट जिले में लांजी तहसील में एक गांव आता है पाथर गांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई में पिछले 22 सालों से हूँ। बेसिकली मैं आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्लिनिक और नेचुरोपैथी सेंटर है और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में हमारे राउत साहब जैसे मेंटर है जी, श्री रत्न भंते जी जो पूरे हमारे इंडिया में बीरबीरा वाले जी जी, एक नांगदीप भंते जी है जी जी, ये ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में रह के जी धार्मिक गतिविधियां और सामाजिक जो भी सोशल काम होते हैं जी, उसमें एक न्यूनतम हम लोग अपना सहयोग प्रदान करते हैं, भागीदारी करते हैं। जी 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 सर। राउत जी, आपसे पहला सवाल ये है कि क्या वजह है कि हम समाज का समाजीकरण नहीं कर पाए और समाज में हमारे जो संवैधानिक मूल्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो धम्म के भी हमारे प्रमुख तत्व हैं, क्यों हम इनको स्थापित नहीं कर पाए? 70 सालों में हम जगा नहीं पाए। मुझे लगता है जी कि इन कामों को करने के लिए सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है, सही तरह से समझने की आवश्यकता है जी। और मैं इतने सालों में जी नागपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैं देखता हूँ कि विद्वान तो बहुत सारे लोग हो गए विभिन्न विषयों पर। जब मैं पढ़ता था 1983 तक नागपुर में, तब भी देखा कि डॉक्टर गंगाधर पानतावने जैसे लोग निकले थे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से, जिन लोगों ने बाबा साहब के विषयों पर PhD करी थी। और उसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग निकल गए जिन लोगों ने बाबा साहब की विभिन्न अंगों पर PhD करी। लेकिन मैं मेरी समझ से समझता हूँ कि उन लोगों ने बाबा साहब का इंटरप्रिटेशन सही तरीके से नहीं किया। केवल वो क्वालिफाइड हो गए, एजुकेटेड नहीं हो पाए, समग्र रूप से नहीं समझ पाए जी। तो उसकी वजह से बाबा साहब ने जो समाज की प्रॉब्लम को समझा था जिस तरीके से, और उस तरीके से उन्होंने उपाय भी खोजे जी। उनके सामाजिक आंदोलनों को तरफ देखते हैं तब भी समझ में आता है, और बाद में संविधान निर्माण की उनके पास में जो जिम्मेदारी है उसमें भी देखते हैं हम लोग। तो अगर हम सामाजिक आंदोलन और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी और बाद में उनका 14 अक्टूबर 1956 का धम्म परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, इन सारी चीजों को देखेंगे, उनके गतिविधियों को देखेंगे, उनके आंदोलन को सही तरीके से देखेंगे, तब समझ में आता है कि बाबा साहब का सोच ये था और इसी सोच से चल के हम समग्र विकास
भारत का भी कर सकते हैं, इस कौम का तो कर ही सकते हैं, SC ST OBC का, लेकिन समग्र भारत का भी विकास हो सकता है। तो इस नजरिए को बाबा साहब के बहुत सारे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने नहीं समझा। एक व्यक्ति था जिन्होंने समझा, उनका नाम ले सकता हूं मैं, माननीय कांशीराम जी, और उन्होंने उसी डायरेक्शन में अपने आंदोलन को चलाया। तो अभी तक उस डायरेक्शन को समझना और उस तरीके से आंदोलन को गति देना, विचार परिवर्तन की दृष्टि से उस आंदोलन को समझना, विचार परिवर्तन की दृष्टि से, जी, तो तब व्यवहार परिवर्तन होगा। तो विचार परिवर्तन की दृष्टि से हमारे समाज के लोगों ने नहीं समझा उसको। पढ़े लिखे तो बहुत बड़े पैमाने पर आ गए, लेकिन वो जो नजरिया था वो नहीं समझ पाए। मुझे ये बेसिक कारण समझ में आता है। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी लोगों में एकरूपता नहीं आ पाई और एक अंडरस्टैंडिंग जो बननी चाहिए बाबा साहब के विचारों के प्रति, वो नहीं बन पाई जी, आज भी नहीं बन पाई जी। और जब हम ऐसे विद्वानों को जब देखते हैं ना, तो एक ही इश्यू पर बात करने के लिए बोलिए, सब 10 विद्वान रहेंगे तो 10 तरीके की अपनी अपनी बात बोलेंगे। और उनका कंक्लूड जो होना चाहिए था अम्बेडकरिज्म पर कभी नजर नहीं आता। तो इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और एक चर्चा करने के लिए अभी तक पिछले 70 सालों में कोई संवाद नहीं हुआ? नहीं, कांशीराम जी ने तो किया जी। बाबा साहब के जाने के बाद में कांशीराम जी ने जो नींव डाली वो इसी पर डाली। वो बड़े बड़े सेमिनार्स लिया करते थे, उसमें विभिन्न अलग अलग विषयों के जानकारों को बुलाया करते थे, प्रोफेसर्स को बुलाया करते थे और उसमें परिचर्चा करते थे। क्या उसमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों पर भी चर्चा होती? बिल्कुल होती थी। अच्छा। क्योंकि कांशीराम जी का आंदोलन की तरफ देखते हैं हम, तो कांशीराम जी ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलाया, भाईचारा बनाओ आंदोलन चलाया, भारतीय भागीदारी आंदोलन चलाया। क्या करते हैं? अच्छा, ये तो सारे के सारे कांशीराम जी के आंदोलन बाबा साहब ने जो समता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की है संविधान में, उसी तरफ लेके जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांशीराम जी ने लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाया और उन विषयों पर गंभीर चिंतन भी किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। उनकी सोच ही उससे बनी जी, सोच ही उससे बनी वो जी। और दूसरी बात, जब बोलते हैं कि इतने सारे विद्वान तो पैदा हो गए, इतने सारे अलग अलग विषयों पर डॉक्टरेट भी कर दिया है, पर कांशीराम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने सारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब की किताब पढ़ी जी, और उससे इंस्पायर होके बाद में फिर इनहेलेशन ऑफ कास्ट को देखते हुए कांशीराम जी ने सारे आंदोलन चलाया। अच्छा, बेसिक उनका वही रहा है। तो हम लोगों ने भी इनहेलेशन ऑफ कास्ट को, जातिवादी के विनाश को सही तरीके से बाबा साहब के तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसका सोल्यूशन सही नहीं निकल पाता। तो मैंने अभी तक आंदोलनकारियों को देखा, वही देखा है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आप इस विषय पर क्या विचार है आपके? सर, एक्चुअल बाबा साहब ने जब धम्म ग्रहण किया और पंचशील लेने के बाद में हमारे बाकी लाखों लोगों को पंचशील दिलवाया, और बाबा साहब का बाद में मंतव्य भी था, वक्तव्य भी था जी, कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तो भारत को बौद्धमय करूंगा जी। अब हमको सोचने वाले जितने हमारे इंटेलेक्चुअल है या हम सब लोग जो बुद्धिजीवी है, कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था। और हम लोग सब जानते हैं कि बाबा साहब ने भारत का विशाल संविधान का निर्माण किया है, लेकिन उससे ज्यादा समय बाबा साहब को बौद्धयन धम्मा लिखने में लग गया। बाबा साहब जानते थे कि मेरे जो लोग हैं वो धम्म को पाली में त्रिपिटक के रूप में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने उस ग्रंथ को लिखने के लिए अपना काफी समय दिया जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो हमको पंचशील दिलवाया, जो एक हमारी नैतिकता का सिद्धांत है जी जी जी, और हमारे बौद्धिस्ट कल्चर में हमारे जितने भी रिचुअल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम पंचशीलों का और त्रिशरण का उपयोग करते हैं, या हमारे जो भी धम्माचार्य है, बौद्धाचार्य है, वो हमको कराते हैं, लेकिन अभी तक के वो हमारे आचरण में नहीं आ पाया। हमारे आचरण में नहीं आ पाया सर। इसी नोट पे आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले संविधान बना करके फिर वो जो बुद्ध के जो मूल तत्व थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, उसको राजनीतिक सल से या संविधान के द्वारा हल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर अगर उनको सफलता नहीं मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इन मूल्यों को जो है बुद्ध के जो धम्म है ना, उसके माध्यम से इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने की कोशिश की। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी, ठीक है ठीक है सर। राउत सर, हमारा तीसरा सवाल ये है कि समाज में गतिशीलता नहीं बन पाई है ना, समाज में अभी भी काफी संवादहीनता है ना। आम आदमी अपनी
व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक चीजों में जो है अपने आप पर केंद्रित हो गया है, सामाजिक गतिविधियों में उसकी गतिशीलता नहीं बन रही है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये इसको बारीकी से समझना और मोटे तौर पर अगर मैं ये बोलूँ ये तो जी। इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा जी और ये पतन की तरफ जाने वाली प्रक्रिया में हम लोग आज की तारीख में आ गए हैं। जी जी जी। जिस तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े संघर्ष के साथ में हम्म और बहुत टैलेंट के साथ में हम्म। इस आंदोलन को खड़ा किया। जी पीछे जाते थोड़ा सा तो महात्मा फुले की तरफ अगर हम देखते हैं तो महात्मा बिल्कुल। फुले का भी आंदोलन वही था जी। जो बाबा साहब ने आगे आके चलाया। जी जी जी। तो उस समय में हम लोगों का समाज में शोषण बहुत था, शोषण बहुत था। सामाजिक शोषण तो बहुत ही था हम्म। और आर्थिक शोषण भी था। जी और हमारी जो जाति व्यवस्था है हाँ। वो आर्थिक समाज के आधार पर आर्थिक जाति व्यवस्था बनी है। जैसा हाँ, मैं बिल्कुल, ये बात तो है हाँ। कि भाई जो है मतलब सामाजिक अगर- अर्थव्यवस्था बोल सकते हो उसको, हाँ। जातीय अर्थव्यवस्था बोल सकते हाँ, हो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, भाई अगर हमको हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था को समझना है, हाँ। राजनीतिक व्यवस्था को समझना है, समाज व्यवस्था को समझना है, तो उससे पहले हमको जाति व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जाति व्यवस्था और जातीय अर्थव्यवस्था को। हाँ नहीं, ये जो हाँ। तीन बिंदु है, किसी भी चीज को समझना है, हाँ। समाज को, अर्थव्यवस्था को और देश के किसी मुद्दों को समझना है, तो उसके पहले हमें जाति व्यवस्था को समझना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा। क्योंकि उसको समझे बगैर हम अर्थ व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, न राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या कर ना ही पाएंगे, समाज परिवर्तन की दिशा में भी चल पाएंगे। न समाज परिवर्तन की दिशा में चल पाएंगे। हाँ। राइट, हाँ ठीक है। तो और इस लिहाज से मैं अगर उस बात को देखता हूं तो उस जमाने में शोषण बहुत था। आज ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करी है, जो शिक्षा का अधिकार दिया और उस शिक्षा के अधिकार की वजह से हमारे गरीब से गरीब तबके के लोग शिक्षित हुए और एक को एजुकेशन भी दिया। एक क्लास में कोई ब्राह्मण का लड़का अलग और बनिया का लड़का अलग, शूद्र का लड़का, चमार का अलग अलग बैठ के नहीं पढ़ेगा, उसके लिए अलग अलग क्लासेस नहीं होगी, सारे लोग एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। तो ये जो को एजुकेशन की बात हुई उसकी वजह एस्टेब्लिश की उन्होंने। यस, उसकी वजह से हम लोग में अभी समानता नजर आती है। परंतु जब हम गांव की तरफ आज भी देखते हैं तो जातीय और जो असमानता है हाँ। वो बोलचाल में नजर आती है, दैनिक जीवन में बोलचाल में नजर आती है। हाँ। तो जब उस जमाने में लोगों ने, मेरे पिताजी के समय में जो लोगों ने संघर्ष किया, जो जातिवाद बहुत ज्यादा कठिन थी उस समय में, उसके वजह से वो रिवोल्ट भी कर गए, ज्यादा रिवोल्ट कर गए। और बाबा साहब पर विश्वास था कि बाबा साहब जैसा आदमी जिन्होंने बोला ना कि ये करना चाहिए रे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तो बिल्कुल होगा। बाबा साहब ने बोला तुमको एजुकेट हो, लोगों ने लगा नहीं हम एजुकेशन लेके, बाबा साहब ने बोला ना तब हमारा समाज का कल्याण होगा। हम आज देख रहे हैं बाबा साहब ने बोला कि तुमको ये छुआछूत छोड़नी पड़ेगी, अंधश्रद्धा छोड़नी पड़ेगी, हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो छोड़ा, आज परिवर्तन दिख रहा है। पर ये जो आज की तारीख में हम जो देखते हैं, को एजुकेशन की वजह से और शिक्षा के डेवलपमेंट की वजह से और नौकरी की वजह से हमारी तरक्की तो हुई, हम अपने आप को आइसोलेट कर दिए। जिस समाज के बीच में बाबा साहब जाने के लिए बोला उस समाज के बीच में हम नहीं गए, तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि हमारे ही बीच में दो क्लास पैदा हो गए, हमारे बीच में दो क्लास पैदा हो गए। एक सुशिक्षित लोगों का, नौकरी करने वाले लोगों का, वो आइसोलेशन में चले गए, अपने बच्चों को भी उसी इसमें लेके आ गए। उदाहरण के तौर में अगर बोलूं तो मैं शहर में रहता हूं, मेरा एक भाई गांव में रहता है, खेती बाड़ी का काम करता है, उसके बच्चे और मेरे बच्चे, ये दोनों में हम भाई भाई में तो अंतर आ गया है, हमारी जनरेशन में अंतर आ गया। हमारे बच्चों का भी उनके तरफ देखने का नजरिया नहीं होगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हमने इस तरीके से जनरेशन भी तैयार जो कर ली वो बहुत खतरनाक है। जी, हमने अपने सगे भाई को ही हम आगे नहीं बढ़ा पाए, तो हम अन्य लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल। तो इस बात पर इसी तरीके से सोचने की बात है। दूसरी बात क्या हुआ कि हम जैसे शहरों में आ गए, आइसोलेशन में चले गए, तो शहरों के लोगों के साथ में भी संबंध बनाना था, वो भी नहीं बनाया। और इसका एक उदाहरण बड़ी खतरनाक तरीके से मैं ये देखता हूं कि जब भी कोई एट्रोसिटी के ऊपर में आंदोलन होता है, रिजर्वेशन के ऊपर आंदोलन होता है, संविधान को बचाने के लिए किसी भी सामाजिक इशू पर आंदोलन होता है, तो ये गरीब समुदाय के लोग सबसे ज्यादा नजर आते हैं सामने। जी 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 जी। ये पढ़ा लिखा क्लास, एलिट क्लास जो अपने आप को बोलता है ना, तोपचंद जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड जो बोलते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह भी पाते हैं, वो उसमें नजर नहीं आता। सवाल तो यही है सर, इसका पीछे कारण क्या है? अच्छा,
कारण ये है कि हमने अपने आप को आइसोलेशन में हम तोपचंद होके समझ गया, बांग्लों के बराबर तुलना करने लगे, अपनी समुदाय के साथ लोगों के साथ में नहीं किया। बाबा साहब बोलते कि आपको पेबैक करना पड़ेगा, आपको समाज के लोगों को जाके जागृत करना पड़ेगा। केवल पेबैक करने का मतलब पैसा देके ही पेबैक नहीं, आपको समाज के लोगों के बीच में जाके जागृत करना पड़ेगा। और एक काम कांशीराम जी ने किया तो उसका परिणाम भी देखते हैं। उनके साथ में जो बामसेप में जुड़े सारे कर्मचारी तो थे क्या, उनके साथ में कंडक्ट एक्ट नहीं आता था क्या? नहीं, सवाल यह है कि एक दो लोग ऐसा हो सकते हैं, लेकिन मतलब पूरे समाज में इस तरह के लोगों का हो जाना, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य ही ये है कि जब आदमी बोलता है ना कि यार मैं अब तो बढ़िया तरीके से मेरा बंगला भी बन गया, अच्छा, और मैं टिपटॉप में रहने लगा हूं, तो एक बाकी अपने ही समाज के लोगों के बीच में इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया लोगों ने। उन्होंने पैदा कर दिया कि भाई वो हमसे नीचे है। इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। और मैं तो कई शादियों में जाके देखता हूँ तो फिर 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में जो शादियां करने लगे, उनके पीछे अपने ही परिवार के लोगों को, गरीब जो है उनको भौतिकता में डूब गए, जो है अपने ही परिवार के लोगों को नहीं बुलाते हैं। जो बहन अगर गरीब है, बाप गरीब गांव पे रहता है, भाई गरीब है, उसके बच्चे वैसे, तो वो देखते हैं कि यार मेरा स्टैंडर्ड तो 5 स्टार होटल में है और इसमें ये सब लोग तो इनको अगर कोट भी पहना दूं, टाई भी पहना दूं तो शक्ल से तो वैसे नजर आते हैं। तो ये अपने ही समाज के बीच में किया, अपने ही पीछे इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया लोगों ने, अपने भीतर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और इसके सबसे ज्यादा शिकार तो वही लोग होंगे जो लोग आइसोलेशन में गए, अपने आप को किया। जूते सबसे ज्यादा इन्हीं को पड़ने वाले हैं। आगे आने का समाज की स्थिति को ठीक नहीं किया, बरकरार नहीं रखा, क्योंकि संघर्ष के लिए तो गरीब आदमी उतर के आता है, ये नहीं आता। अभी बोलने लगे लोग, अरे रिजर्वेशन किया, किसी भी आंदोलन की बात आती तो हम ही गरीब लोग सड़क पर नजर आते, ये कहाँ गए? ये बोलने लगे लोग, अभी ये दिखने लगा है। तो अब उनको भी समझने की जरूरत है। तो सर मैं इसी में से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी देखिए जो है देश में जो माहौल बन रहा है उसमें संविधान बदलने की बात हो रही है। जब संविधान बदलेगा और वो ये सारे इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स जो है वो नहीं रहेंगे, है ना, मनु व्यवस्था लागू होगी, तो क्या उसमें ये जो वर्ग है जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या उनका नुकसान नहीं होगा? ये सरेंडर करेंगे। अच्छा, मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि इनमें संघर्ष का जज्बा अभी रहा नहीं, खुद में ही खो गए, अपने बच्चों को भी आइसोलेशन में डाल के वो कर दिया इन लोगों ने। तो जब अगर जो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति रहे तो एक वर्ग संघर्ष होने की संभावना है, और उस वर्ग संघर्ष में लड़ना पड़ेगा। तो ये तो इन्होंने संघर्ष खो दिया है, दिमाग से भी और बाकी चीजों से भी। तो सबसे ज्यादा परेशान ये होंगे तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। ये तो बहुत गहरा संकट है। और खास करके हमारी जो पूर्वजों की, जैसे नागवंशी सर हैं, है ना, हम माना जाता है कि हम नागवंशियों के वंशज हैं, है ना। और ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा जो विरोध किया, सबसे ज्यादा जो विरोध किया, ये इसी समुदाय ने किया। बिल्कुल। तो ये हमारी संस्कृति रही है। तो हमारी संस्कृति को तोड़ने का ये प्रयास है। बिल्कुल, और हम ही तोड़ रहे हैं, दिक्कत हम ही तोड़ रहे हैं, दिक्कत ये है। आज भी आप देखेंगे कि शासन व्यवस्था में जो लोग जो है, कानून मंत्री हमारे दलित समुदाय से आते हैं, है ना, राष्ट्रपति हमारे दलित समुदाय से आते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति दलित समुदाय से आते हैं, ये सारे लोगों के संरक्षण में ही ये सारी गतिविधियां, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और हम हमारी जागृति दे, जो लोग ठीक है वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो लोग पहुंच गए वो भी उदासीन बने हुए, ये गंभीर समस्या हमारे देश में दिखाई देती है। मैं तो बहुत दिनों से इस बात पर सोच रहा था जी, जब कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया जी, हम उसके पहले ही सोचते थे कि जब इन लोगों ने संविधान बदलने की और संविधान के हमारे समुदाय के हित के जो आर्टिकल्स है उसको बदलने की काम चालू कर दिया, तब हमको लगा कि ये हमारे ही जूते से हमको पीटेंगे, जी जी, है ना। तो इसलिए राष्ट्रपति हमारा बना दिया और उनसे बदलवाएंगे और वो हमारा नुकसान करेंगे। इतिहास में ही लिखा जाएगा, अगर एक बाबा साहब ने तो लिखा था बहुत बढ़िया और संविधान लिखा, उसका परिणाम भी बहुत बढ़िया आया, परिवर्तन भी आ गया आर्थिक और सामाजिक रूप से। लेकिन इसको रोकने का काम किसने किया? तो सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति बैठा था वो भी इन्हीं दलित समुदाय का बैठा था, हमारा ही जो था। और हमारे लिए के.आर. नारायण साहब जिस समय रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू की बात आई थी, तो उन्होंने उस मुद्दे को जो है दबा दिया। उन पर महाभियोग चलाने की बात आई थी इन लोगों ने। तो अब प्रश्न यही है कि एक इससे संबंधित मुझे दूसरी एक बात समझ में आती है, स्पष्टता के साथ में कहूं तो चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, पर वो यदि अम्बेडकरवादी हो तो समाज परिवर्तन के दायरे में काम करेगा। वो यदि गांधीवादी है तो फिर मनुवादी को बढ़ावा देने का काम करेगा। हमने ये सारी चीजें देखे।
ये छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी क्या? वो उधर राम मंदिर का बात करते तो हम इधर राम वनपथ गमन का बात करते हैं। वो उधर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन देते हैं तो हमने पहले ही इधर रिजर्वेशन दे दिया बाकी स्टेट में, बल्कि हमारा ही अपना प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई तो उसको हमने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात की प्रमोशन और रिजर्वेशन का बिल यदि विधानसभा में पास होता है उसको रोका किसने? सर आपने गांधी की बात की, जो है गांधी की बात की, गांधी जी के विचार हमेशा बदलते रहे। शुरू में जरूर वो रूढ़िवादी रहे हैं, लेकिन जीवन के अंतिम स्टेज पर जब वो गए थे तो काफी उनमें बदलाव दिया था। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब आज की तुलना में गांधी जी जो है वो आज की तुलना में ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। आज का जो परिदृश्य जो हम देख रहे हैं उसमें जो है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गांधी जी भी जो है एक तरह से अहिंसा के पक्षधर भी थे। भले वो स्टार्टिंग में नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली इस बात को स्वीकार किया था। तो इसलिए हमें मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे जो प्रमुख नेता थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन सब को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी ने, अगर आप जो बोलते हो बात सही है, तो शुरुआती दौर में नहीं समझा, मरने के कुछ समय पहले समझने की कोशिश करी, समझे वो, लेकिन तब तक के तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान इस दायरे में मैं बोलता हूं कि बाबा साहब ने सेपरेट सेटलमेंट की बात करी थी हमारे लिए और डबल वोट की बात करी थी, गांधी जी ने इनकार कर दिया ना। आज बताइए कि 50 को भी बात करते हैं हम, तो आज कितने साल हो गए जी? 54 साल हो गए। और इस 54 सालों ने बाबा साहब ने जो बात कास्ट के ऊपर में करी थी, कास्ट की गुलामी के ऊपर में करी थी, आज भी हमारे लड़के को स्कूल में पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, मूछ रखने के लिए मार दिया जाता है। और ये सामाजिक अत्याचार शिक्षा के साथ साथ कम हुए क्या? हम तो बड़े नजर आता है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन उसमें मुद्दा क्या है कि अगर ये बाबा साहब से या गांधी जी से चूक हो गई थी तो पिछले 70 साल तो हमको मिले थे ना, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर वो उसमें अच्छी बात रही होती तो आज हम उसके लिए लड़ाई किए होते और वो चीज हासिल किए होते। देखिए, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैंने तुमको बहुत बड़ा हथियार दे दिया वोट का, जो इक्वेलिटी के आधार पर है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये चीजें उस समय नहीं हो पाई, उस समय आप कर सकते हैं। ये संविधान ने तुमको दिया। जी 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 जी। अब हमको मनुस्मृति जला के वो करने की जरूरत नहीं है, जी जी, बल्कि मनुस्मृति का सब्स्टिट्यूट से बाबा साहब ने संविधान दे दिया। जी जी। मनुस्मृति हमको जिससे तरक्की से रोकती है, संविधान हमको तरक्की की तरफ ले जाने का रास्ता प्रदान करता है ना। और वो आज नजर है हमारे सामने। बिल्कुल, तो हमने संविधान को जितना ज्यादा पॉपुलराइज करना चाहिए, जितना ज्यादा लोगों तक नहीं किया हमने, वो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एक बात इसी संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि जो हमारे शोषण का मुख्य कारण रहा है जातीयता। तो जब हम बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनाई, 1500 जातियां है ना शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल साथ में 750 जातियां है ना, और यही संविधान की सबसे ज्यादा लाभार्थी जातियां है ना। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है कि चाहे कोई कुछ भी करे, हमें जो जिस बात में नुकसान पहुंचा है वो शेड्यूल कास्ट के 1500 लोग तो एक साथ में जुड़ जाते, एक जाति में जुड़ जाते। सर इस विषय में हम बात करेंगे, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अल्टीमेटली यही है कि जो हमारे जो दो मेहमान जिनसे हम 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये बात समझ में आ रही है कि संवाद ही एक तरीका हो सकता है जिसमें बहुजन समाज में जागृति आ सकती है, और संवाद ही ऐसा माध्यम है जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं। तो आप देख रहे थे सुकृति इंडिया। आप सभी का, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जी 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 जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। जी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। तो आप देख रहे थे सुकृति इंडिया, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।